आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाभांश का अंकेक्षण यानी डिविडेंड की ऑडिट किस प्रकार की जाती है। मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बोनस का वितरण किस प्रकार किया जाता है। साथ ही हमने यह भी देखा था कि कैपिटल बोनस का अंकेक्षण किस प्रकार किया जाता है। और उसी के साथ में संदर्भ में हमने एक वीडियो और आपके बीच में डाला था। उस वीडियो में था अंतरिम लाभांश के औचित्य पर सलाह देने से पूर्व कौन कौन सी बातें अंकेक्षक को ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लाभांश का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आता है आपका अंतः नियमों की जांच। तो अंतः नियमों की जांच करके अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि कंपनी ने जितने प्रकार के अंशों का निर्गमन कर रखा है उनके लाभांश के संबंध में पारस्परिक क्या अधिकार है। साथ ही अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि लाभांश की घोषणा में संचालक सभा तथा साधारण सभा के पास क्या अधिकार थे। ठीक है, तो कहने का मतलब अंकेक्षक को अधिकारों की जांच करनी चाहिए। सेकंड बिंदु आता है आपका प्रस्तावों की जांच। यदि लाभांश की घोषणा संचालक सभा में की गई है तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संचालक सभा को इसका अधिकार था या नहीं, और यदि लाभांश अंशधारियों के अधिकारों के अनुसार घोषित किया गया है या नहीं। जो यह जांच है संचालक सभा की कार्यवाही पुस्तिका और संचालक सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि से करनी चाहिए। यदि लाभांश की घोषणा संचालकों की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा की गई है तो अंकेक्षक को साधारण सभा की कार्यवाही पुस्तिका व उनके द्वारा पारित प्रस्ताव की भी जांच करके देखना चाहिए कि अंतर नियमों के अनुसार घोषणा की गई है अथवा नहीं। कहने का मतलब अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि जो लाभांश डिस्ट्रीब्यूट किया है या जो लाभांश वितरण किया है वह साधारण सभा में प्रस्तावित थे या नहीं। अगले बिंदु पर हम बात करें लाभांश सूची की जांच। जैसे लाभांश सूची में दिए गए अंशों के जोड़ का मिलान कुल निर्गमित पूंजी से करना चाहिए। और जैसे हम इसको समझना चाहे तो लाभांश के संबंध में लाभांश सूची का सदस्यों के रजिस्टर से मिलान करना चाहिए। और एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि लाभांश की सूची के सकल लाभांश वाले स्तंभ का योग घोषित की हुई कुल लाभांश की रकम से मिलता है अथवा नहीं। चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा बैंक विवरण की जांच। सार्वजनिक कंपनियों में एक अलग बैंक खाता खोल दिया जाता है। उस बैंक से प्राप्त विवरण की जांच लाभांश सूची से करनी चाहिए। और अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि नया मांगा गया लाभांश कितना है। इसके लिए बैंक से अंकेक्षक को एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए और उसका मिलान कंपनी की लाभांश सूची से करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला बिंदु आता है हमारा लेखा पुस्तकों की जांच। मतलब कंपनी के पास अंशधारियों से
लौटाकर आए लाभांश अधिपत्रों की सहायता से लाभांश सूची की एंट्रियों की जांच भी करनी चाहिए और लाभांश की सहायता से लेखा पुस्तकों में भी की गई एंट्रियों की जांच की जानी चाहिए। अगला बिंदु आता है हमारा नए मांगे गए लाभांशों का सत्यापन यानी उनका वेरिफिकेशन। तो अंकेशक को सदस्यों के रजिस्टर, लाभांश सूची एवं बैंक वितरण की सहायता से देखना चाहिए कि लाभांश की कितनी रकम अंशधारियों द्वारा अभी तक नहीं मांगी गई है। इसके साथ साथ अंकेशक को यह भी देखना चाहिए कि नए मांगे गए लाभांश के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ी गई धारा 123 के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं। और लास्ट आता है हमारा बैलेंस शीट में निरूपण यानी चिट्ठे में निरूपण। इसमें अंकेशक को यह देखना चाहिए कि नए मांगा गया लाभांश बैलेंस शीट में लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट में दायित्व के रूप में दिखाया गया है तथा संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश की बकाया राशि को बैलेंस शीट में संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया गया है अथवा नहीं। तो लाभांश का वितरण करते समय इन सब बातों का अंकेशक को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ में आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।